नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लोग आमने सामने हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में बिहार के कुछ ज़मीनों की कीमतें स्थिर हो जाएंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा कभी होते नहीं देखा। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि क्या वजह है, किन वजह से इस ज़मीन की कीमत स्थिर हो जाएगी और घटने लगेगी, तो आप वीडियो में आगे बने रहिए। मैं आपको डिटेल्स में सबूत के साथ, डाटा के साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, जी पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट, वुमेन फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है, 2.01 है, तो उसे रिप्लेसमेंट रेट बोला जाता है। मतलब आबादी बढ़ेगी नहीं, स्थिर हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि बिहार की फर्टिलिटी रेट तो 3 है। हाँ, बिहार की फर्टिलिटी रेट 3 है, लेकिन इंडिया की फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 2.1 पर आ चुकी है। तो इस वजह से फर्टिलिटी रेट की वजह से क्या होता है कि आबादी का बढ़ना रुक जाता है, और इसका सबसे निगेटिव इम्पैक्ट रियल इस्टेट मार्केट पर आता है। और रियल इस्टेट मार्केट पे भी सबसे ज़्यादा जिस पर आता है वह है कट्ठा व ज़मीन। आप बोलेंगे कट्ठा व ज़मीन क्यों? क्योंकि इंसान को रहने के लिए धरती पर जितना भी ज़मीन है उसका 1% से भी कम हिस्से पर इंसान मकान बनाकर रह रहे हैं। 1% से भी कम। बाकी पर या तो जंगल है, या फिर एग्रीकल्चर भूमि है, या फिर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और लोग उसी 1% ज़मीन के ऊपर पागल हुए जा रहे हैं। और इस पागल होने के पीछे का कारण ये है कि उन्होंने आज से पहले ये देखा कि 20 साल 25 साल पहले जो ज़मीन की कीमत 1000 रुपये थी, उसकी कीमत आज 1 लाख रुपये हो चुकी है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। जब जापान का फर्टिलिटी रेट 2.01 से नीचे आ गया, तो कुछ समय के बाद 1990 से लेकर अब तक जापान में रियल इस्टेट ज़मीन की कीमत डाउन जा रही है। कुछ ज़मीन की कीमत डाउन जा रही है और कुछ ज़मीन की कीमत बिल्कुल समान बनी हुई है। 1990, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1990 मैंने पूरा डाटा निकाला हुआ है ताकि आप इस बात को समझें। यही ठीक घटना चाइना के साथ भी हुआ। चाइना का वुमेन फर्टिलिटी रेट 2.01 से नीचे चला गया, और जब ऐसा गया तो उसके कुछ समय के बाद 2021 के बाद चाइना का रियल इस्टेट मार्केट डाउन की तरफ चला गया, यानी कीमत घटने लगी। लेकिन ठहरिए दोस्तों, क्या ऐसा सब ज़मीन के साथ ऐसा हो रहा है वहाँ पर? तो जवाब है नहीं। एग्रीकल्चर भूमि उसकी कीमत उस अनुपात पर नहीं गिरी, या तो उसकी कीमत समान हो गई, स्थिर हो गई, या फिर कुछ जगह पर बढ़ी। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस भूमि पर आया? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके कट्ठा भाव ज़मीन पर आया, जो कि आपने लोकल मार्केट में जाकर खरीदा था, लोकल चौक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोकल चौक में ज़मीन खरीदे हैं तो आने वाले समय में वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा। प्लॉटर आपको भड़काएगा, बोलेगा कि अरे शहर में क्या ले रहे हैं, यहाँ लीजिए ज़मीन अपने नज़दीकी चौक पर। तो आप प्लॉटर के बहकावे में ना आए, उसे ये वीडियो दिखाना। वीडियो अभी और लंबी जाने वाली है। अमेरिका में भी यही चीज़ घटना घटी थी 2007-8 में के क्रैश में, लेकिन वहाँ पर फर्टिलिटी रेट के वजह से नहीं हुआ था। वहाँ पर ज़मीन की कीमत गिरने के पीछे कुछ और कारण थे। उस वक्त अमेरिकन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था उस वजह से, और बैंक में भी कुछ स्कैम हुई थी ज़मीन के ऊपर लोन ले लेकर, मकान के ऊपर लोन ले लेकर। तो 2007 और 8 में वहाँ ज़मीन की कीमत और मकान की कीमत, रेंटल मकान की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी।
ये हुई एग्जांपल जापान और चीन। अमेरिका इस एग्जांपल में फिट नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका थोड़ा एक ऑब्सेशनल केस है। वो वहाँ पर वो माइग्रेंट को जगह देती है। अगर कहीं से अगर मानिए कि इलीगल रूप से, अभी तो इलीगल बंद हो गया है, वो अपने यहाँ नागरिकता लोगों को काफ़ी बड़े स्तर पर नागरिकता प्रदान करती है, तो इस वजह से वहाँ का अलग तरीके से चलता है मार्केट। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत और ख़ास करके बिहार में 2050 तक में ये असर दिख जाएगा। असर तो आपको 2030 के बाद से ही, 40 के बाद से ही दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन 2045 से 50 तक में आपको अचानक पता चलेगा कि मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई है। और आप अगर नियर चौक पर कोई महंगे रेट में ज़मीन खरीदते हैं तो आपका वो ज़मीन आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा, बल्कि उसका वैल्यू कम हो जाएगा। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट की तरह मार्केट क्रैश हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, एक प्लॉटर 1 बीघे का ज़मीन लेता है, उसमें रास्ता निकालता है और ज़मीन बेचना शुरू करता है। अब देखिए, अगर आप 1 कट्ठे ज़मीन 2 लाख में खरीदते हैं तो सरकार उस पर टैक्स लेती है। आप मानिए 2 लाख का ज़मीन आपको रजिस्ट्री कराकर पड़ा 2.25 लाख का, तो अब जब आप उस ज़मीन को बेचने जाएंगे तो आप कहेंगे मुझे तो इस ज़मीन की कीमत 2.25 लाख पड़ा है, तो मैं इसे बेचूंगा 2.5 लाख में। आपने 2.5 लाख में बेचा, फिर दूसरा आदमी आया, वो भी अगर बेचना चाहेगा, वो बोलेगा मैंने तो 2.5 लाख में खरीदा है, प्लस 25,000 सरकार को टैक्स गया है, तो ज़मीन बेचूंगा मैं 2,75,000 में। 2,75,000 सॉरी, ज़मीन का कीमत मुझे पड़ा है तो मैं बेचूंगा इसे 3 लाख रुपये में। तो इस तरह करके ज़मीन की कीमतें सिर्फ और सिर्फ सरकारी टैक्स की वजह से हाई होते चली जाती है। और यहाँ पर सिर्फ सरकारी टैक्स ही काम नहीं करती, यहाँ बीच में मीडिएटर प्लॉटर है। प्लॉटर भी अपना पूरा मोटा मार्जिन रखता है। तो 2 लाख की ज़मीन आपको पता चलता है 2 साल से 3 साल के अंदर में 5 लाख 6 लाख रुपये तक चली गई। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि जितनी ज़मीन की कीमत है उतनी ज़मीन की वैल्यू है नहीं, वैल्यू ऑफ क्रिएशन। आप उस ज़मीन पर उस हिसाब से, उससे अनुपात में आप रेंट नहीं ले पाएंगे। तो ये कभी तो ये मार्केट क्रैश करेगा। तो मार्केट क्रैश अब करेगा। अब तक क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि अब तक ज़मीन की कीमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जनसंख्या, सप्लाई इक्वल टू डिमांड। तो ज़मीन की कीमत, चूँकि जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ रही थी कि ज़मीन की कीमत डाउन नहीं जा रही थी, ज़मीन की कीमत बेहिसाब बढ़े जा रही थी। ग्राफ में आप एक ग्राफ उठाइए और आप ग्राफ में जिस हिसाब से जनसंख्या की आबादी को खींचेंगे ऊपर, उसी हिसाब से ज़मीन की कीमत को भी आप ऊपर खींच सकते हैं, और ऐसा ही होता है। लेकिन जिस दिन से जनसंख्या स्टॉप हो जाएगी उस दिन के बाद ज़मीन की कीमत भी स्टॉप हो जाएगी। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ इतना देर से कि बिहार में पलायन बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग पलायन कर जा रहे हैं। हालांकि बिहार में अभी भी फर्टिलिटी रेट 3 है। 3 एक महिला ऑन एन एवरेज अभी भी 3 बच्चे को पैदा कर रही है बिहार में, जो कि पूरे देश में हम लोग नंबर 1 पर हैं। लेकिन चूंकि पलायन यहाँ पर बहुत समस्या है, बड़ी समस्या है, तो इन वजहों से अब यहाँ की आबादी भी रुकने जा रही है। बहुत सारे लोग बिहार छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। यहाँ की आबादी भी बढ़ने नहीं जा रही है। अगले 25 साल में यहाँ की आबादी स्थिर हो जाएगी, और जैसे ही आबादी स्थिर होगी ज़मीन की मार्केट लुढ़कना शुरू करेगा, और ज़मीन का मार्केट बेहिसाब तरीके से लुढ़केगा। तो इसलिए अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो एक बार इसे समझें कि कौन सा ज़मीन खरीदना है। लेकिन आप कहेंगे कि तो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट ही ना करें, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो ज़मीन है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ज़मीन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ज़मीन खरीदें जो कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, पूरे डाटा के साथ। आपने देखा जापान में 1990 से अब तक ज़मीन की कीमतें नीचे चली गई। आपने देखा चीन में 2021 से लेकर ज़मीन की कीमत, रियल इस्टेट का मार्केट डाउन जा रहा है, और आप देखेंगे कि 2050 के आसपास इंडिया में ज़मीन की कीमत डाउन जाना शुरू होगी। लेकिन सारी ज़मीन की कीमत नहीं। तो वो कौन सी ज़मीन है, मैं वो अब आपको बताने वाला हूँ।
अगर आप चौक पर ज़मीन खरीद रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर आप मेन रोड पर ज़मीन खरीद रहे हैं तो फिर वो ठीक है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आप अपने कॉलोनी के नज़दीक, जहाँ कि आपको यकीन है कि 20 साल नहीं 5 से 10 साल के अंदर में वहाँ शहर पहुँच जाएगा, तो फिर आप ज़मीन खरीदें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक शहर को पहुँचने में 20 साल लगेगा, तो दोस्तों वो ज़मीन मत खरीदें, कि वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। आपको ज़मीन एग्रीकल्चर लेना है, याद रखिए एग्रीकल्चर ज़मीन सबसे बेस्ट ज़मीन होगा आने वाले समय में। और हाँ, सबसे खतरनाक कौन सा होने वाला है ज़मीन? अगर आप शहर से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर जाकर अगर ज़मीन ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि 20 साल में वहाँ पर शहर बस जाएगा, तो आप बुरी तरह से, आपका इन्वेस्टमेंट खराब होने वाला है। अगर आप नज़दीकी चौक पर जहाँ मन तहाँ जाकर ज़मीन खरीदे जा रहे हैं, मेन रोड से पीछे हटकर, वो इन्वेस्टमेंट भी आपका बुरी तरीके से विफल होने वाला है। आपके बच्चे, आपके परिवार भविष्य में आपको गरियाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ चंद प्लॉटरों के कहने पर वहाँ ज़मीन खरीद लिया और वो प्लॉटर उस ज़मीन को बेचकर निकल गए। आप पाएंगे कि ज़्यादातर प्लॉटर ज़मीन को मेन रोड पर रख रहा है। प्लॉटर समझदार हैं, पर आम आदमी समझदार नहीं है। आप वैसे प्रॉपर्टी को खरीदने का ज़्यादा प्रयास करें जिस प्रॉपर्टी से रेंट आना शुरू हो जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो चौक का हो, नज़दीकी चौक का हो। प्रॉपर्टी वैसे को ही खरीदना जिससे कि कुछ ना कुछ रेंट आना शुरू हो जाए। ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ज़मीन खरीद कर छोड़ दूंगा और भविष्य में जाकर फिर बेच के निकल जाऊंगा, तो चाचा आप दुनिया से निकल जाएंगे, लेकिन ज़मीन बेचकर आप नहीं निकल पाएंगे। जिस कट्ठे भाव ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, साल भर के भीतर उसी ज़मीन को आप उतने कीमत में अगर बेचने जाएंगे प्लॉटर के पास, तो प्लॉटर आपको ज़मीन नहीं बेचेगा। वो बोलेगा कि साल 2 साल और रुकिए, डबल हो जाएगा कीमत। लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि 10 लाख का ज़मीन आपको 5 लाख में, 5 लाख का ज़मीन आपको 10 लाख में दिया गया है। सरकारी टैक्स, प्लॉटर का कमीशन और भी बहुत सारी चीज़ें। और सरकारें भी इस चीज़ को नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को इससे फ़ायदा है, सरकार को टैक्स जा रही है और प्लॉटर को मोटा कमाई जा रहा है, और आपको उल्लू बनाया जा रहा है और आप उल्लू बन रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। ये एक बहुत ही गहरा मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी जो मैंने आपको जो कंटेंट दिया, ये कंटेंट यूट्यूब पे कहीं नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें कहीं आपको मिलेगी नहीं, कोई नहीं बता रहा है। तो इस चीज़ को समझिए। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छा करना चाहते हैं तो फिर नज़दीकी चौक पर जाकर बिल्कुल ज़मीन ना लें। अगर ले भी रहे हैं तो मेन चौक पर लें, रोड पर लें। रोड से पीछे जाकर लेना बेवकूफ़ी भरा कदम है। आने वाले 15 से 20 सालों में बहुत ही बुरी तरीके से, 25 सालों में बहुत ही बुरी तरीके से चौक जो है वो कोलैप्स करेगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात डाटा बोल रहा है। ये बात एशिया में जापान का डाटा बोल रहा है, ये बात एशिया में चीन का डाटा बोल रहा है, और ये बात भारत का डाटा भी अवेलेबल करा रहा है। अगर आप देखने में सक्षम हैं, अगर आप डाटा को समझते हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ज़मीन लें, मेन रोड पर लें, बड़े शहरों में लें। हाँ, एक बात तो मैं छोड़ ही रहा था दोस्तों, आप महानगरों में ज़मीन लें। पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन शहरों में आबादी का बढ़ना जारी रहेगा। याद रखिए, इन शहरों का विकास होता चला जाएगा।
इनका विकास अभी थमने वाला नहीं है। तो अगर आप महानगरों में ज़मीन ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, अगर आप गांव में ज़मीन ले सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। अगर आप छोटे शहरों में लेना चाहते हैं तो फिर आपको डाटा निकालना होगा और आपको देखना होगा कि डाटा क्या बता रहा है। डाटा के हिसाब से चलिए, अगर आप चलते हैं डाटा के हिसाब से तो आप फायदे में रहेंगे। अगर आप आंख बंद कर ब्लाइंड फेथ के साथ चलेंगे कि ये क्या बोल रहा है, ये तो छोटा लड़का है 30 साल का, ये क्या बताएगा, मेरी उम्र 50 साल है, मैंने देखा है ज़मीन को कीमत बढ़ते हुए। तो उम्र से अनुभव आता है, ज्ञान नहीं। उम्र से अनुभव आता है, ज्ञान नहीं। तो उम्र से अनुभव जो आपको आया है वो अनुभव सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। एक निश्चित समय तक वो अनुभव सही प्रतीत होगा, एक निश्चित समय के बाद वो अनुभव गलत प्रतीत होगा। तो आप अनुभव को ज्ञान से जोड़िए, डाटा से जोड़िए और अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर करिए, जिससे कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें भविष्य में भी। दोस्तों, जब वैश्विक व्यवस्था खुला था 1991 में, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को इस बात का पता चल गया था कि शहरों की ज़मीन की कीमत में आग लग जाएगी। और यही वजह है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने रिंग रोड के साइड में ज़मीन खरीदा। रिंग रोड शहर का आउटर रिंग रोड होता है चारों साइड। और अब जाकर उन्होंने ज़्यादातर ज़मीन को या तो बेच दिया या फिर रेंट पर लगा दिया या फिर उसमें अपार्टमेंट बनाकर फ्लैट का बिक्री किया। अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन कट्ठा भाव ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं। उन्हें पता है कि कट्ठा भाव ज़मीन का क्या हाल होने वाला है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। आप और हम भी अगर इस बात को समझ जाए तो फायदे में रहेंगे। और सबसे खास बात, शहर में लेना है ले लो, नज़दीकी चौक पर ज़मीन मत लेना। अगर लोगे तो खून के आंसू भविष्य में रोओगे। 20 साल के बाद आप पाएंगे कि जिस ज़मीन का कीमत 2025 में 20 लाख था, 20 साल के बाद उस ज़मीन का कीमत 20 लाख या 25 लाख ही है। और इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस अभी के 20 लाख का वैल्यू उस वक्त 40 लाख हो जाएगा। 40 लाख मतलब आप माइनस में जा रहे हैं, बहुत ही बुरे तरीके से माइनस में जाएंगे आप। हो सकता है कि 40 लाख भी हो जाए, लेकिन वो इन्फ्लेशन को लेकर होगा। वैल्यू ऑफ मनी आगे नहीं बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ मनी उतने पर ही रहेगा। अगर आप इन्फ्लेशन को समझते हैं तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप इन्फ्लेशन को, पैसे के इन्फ्लेशन को अगर आप नहीं समझते हैं, जो लोग भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है वो समझ पा रहे होंगे। अगर आप इन्फ्लेशन को समझते हैं तो मेरे बातों को आप बहुत अच्छी से समझ पा रहे होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सोचा था छोटा बनाऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, अब लंबा नहीं करूंगा।